अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसके जो सिंड्रोम्स होते हैं, उनके वजह से जो जीयू ट्रैक्ट है, उस पे क्या असर पड़ता है। तो अब बात करें जो जीयू ट्रैक्ट है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वेरियस एंडोक्राइन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें कि बेसिकली एड्रिनल हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये मेन रीज़न होता है आइदर उसके एक्सेस से या उसके डेफिशिएंसी से, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया या एंड्रोजन हो गया। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो क्या करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराता है, ब्लड प्रेशर मैनेज करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लैडर डायनेमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बात करें सबसे पहले, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, जीएफआर। तो जीएफआर में अगर हम बात करें ग्लोमेरुलोसा, वो सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरॉन। फेसिकुलेटा जो रहता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, दैट इज कॉर्टिसोल। और जो रेटिकुलरिस होता है वो एंड्रोजन सिक्रेट करता है, बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन या एस्ट्रोजन या डीएचईए, सल्फेटेड डीएच। तो अब हम बात करें जो सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। तो इसमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉर्टिसोल का है वो एक्सेस हो जाए। तो कॉर्टिसोल का जो एक्सेस हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, पेशेंट के फैट डिपोजिशन में लगता है, ओबीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाएगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है, पेशेंट को स्टोन्स बन जाते हैं और हाइपोगोनेडिज्म, इसको कहते हैं कशिंग्स सिंड्रोम। क्या, कुशिंग सिंड्रोम। फिर दूसरा जो रहता है ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरॉन। अगर एल्डोस्टेरॉन जो ओवर प्रोडक्शन होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम। और कॉन्स सिंड्रोम से होता क्या है, हाइपोकैलेमिया इंड्यूस होता है और पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। पेशेंट को यूरिन बहुत बनेगा, पॉलीयूरिया और नॉक्टूरिया होगा। फिर तीसरा है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो रहता है वो इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं होता है। यूजुअली जब कोलेस्ट्रॉल पाथवे जब अफेक्ट होता है, एंड्रोजन सिंथेसिस का पाथवे जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंडेंट रहता है, और कोलेस्ट्रॉल ही आगे चल के एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन और एंड्रोजन बनाता है। तो जब वो पाथ में कोई चेंज आता है तो फिर कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया डेवलप होता है, और इस केस में कई बार एंड्रोजन बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल जो रहता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो रहता है विरिलाइजेशन हो सकता है और एम्बिगुअस जेटाटिलिया हो सकता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें एड्रिनल मेडुला से, तो एड्रिनल मेडुला जो रहता है कैटेकोलामीन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है, जिससे फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। और फियोक्रोमोसाइटोमा में जो यूजुअली रहता है हाइपरटेंशन हो सकता है या ब्लैडर में फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। ये बेसिकली हम जीओ इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम बात करें एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा। एड्रेनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा में मिक्स्ड हार्मोन सिक्रीशन होता है, इससे विरिलाइजेशन हो सकता है, फेमिनाइजेशन हो सकता है और हिमेचूरिया हो सकता है ड्यू टू मास इफेक्ट। फिर एक्टोपिक एसीटीएस प्रोडक्शन हो सकता है। एक्टोपिक अगर एसीटीएस प्रोड्यूस होगा तो उससे कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ेगा। कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ेगा तो जैसे हमने डिस्कस किया था, पेशेंट जो रहता है उसको कुशिंग लाइक फीचर्स डेवलप होंगे, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। तो ये सब जियो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। फिर अब हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो ग्लोमेरुलोसा होता है उससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन निकल रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो बनता कैसे है, अगर बॉडी में हेमरेज हुआ या सोडियम की कमी हुई तो बॉडी सेंस करती है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कम हो गया है, और वो सेंस होती है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से। अब जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं वो रेनिन सिक्रीट करती हैं, और रेनिन जो रहता है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब जो ये एंजियोटेंसिनोजेन है वो लिवर से आता है हमारे पास, और उसको वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो लंग्स रहता है वो एस एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। फिर यही एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड में जाता है और एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से अगर बॉडी में फ्लूइड कम होगा
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो किडनी उस चीज़ को सेंस करके रेनिन प्रोड्यूस करता है और एल्डोस्टेरॉन बढ़ाता है। इसको बोलते हैं रेनिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे। तो अब दूसरा जो रहता है पोटेशियम की वजह से होता है। पोटेशियम अगर हमने ज़्यादा पोटेशियम दिया, जैसे केला खाया या इंजेक्शन लगाया, तो पोटेशियम का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल जाता है और वो एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि पोटेशियम को वो कम कर सकते हैं। तो इसके स्टिमुलेटर क्या हो गए, पहला हो गया सोडियम। सोडियम अगर बॉडी में कम होगा तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। दूसरा पोटेशियम, अगर पोटेशियम का लोड बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है एसीटीएच। एसीटीएच जो रहता है वो कैसे करता है हम अभी डिस्कस करेंगे। एसीटीएच जो रहता है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू एल्डोस्टेरॉन बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस होता है। तो ये पूरा जो रहता है ये एड्रिनल ग्लैंड में होता है एसीटीएच। अब बात करें कोलेस्ट्रॉल का, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल किस पूरे जो हम एड्रिनल ग्लैंड में पड़ रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन, ये तीनों के लिए सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो तीनों बनाता है। सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है प्रेग्नेनलॉन में, और प्रेग्नेनलॉन जो रहता है फिर यही जो रहता है फर्दर मिनरलोकॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल और या सेक्स स्टेरॉयड से टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस होता है। तो होता क्या है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये पाथवे है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन से क्या बन रहा है, डीऑक्सी कॉर्टिस्टेरॉन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको डीऑक्सी कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम कर रहा है, इस एंजाइम का नाम है 21 हाइड्रोक्सिलेज। 21 हाइड्रोक्सिलेज। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ये एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस नहीं होगा, ये पाथवे बंद हो जाएगा। और दूसरा, हम इसी एंजाइम को यहाँ भी देख रहे हैं, तो ये पाथवे भी बंद हो जाएगा। और फाइनली क्या एक्युमुलेट होने लगेगा, एक्युमुलेट होगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। तो यही 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है, हम इसको यूज करेंगे फॉर डायग्नोसिस इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए। तो इधर से ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, तब सारा का सारा प्रोजेस्टेरॉन जो है कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन में। तो ये जो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है, इसको बोलते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की बात करें तो इसमें 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम में यही होता है। और ये चूंकि एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और ये बेसिकली किस टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है क्लासिकल टाइप का और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल। तो जो क्लासिकल टाइप का होता है ये बेसिकली जो रहता है बचपन में ही हो जाता है, और बचपन में ही हो जाता है और ये इतना सीवियर होता है कि बच्चा बचपन में ही एक्सपायर कर जाता है। और जो सर्वाइव भी करते हैं तो उसमें बहुत ही बुरी कंडीशन रहती है, जबकि नॉन क्लासिकल जो रहता है वो एडल्टहुड में प्रेजेंट करता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब प्रेजेंट करता है एडल्टहुड में। तो अब बात करें क्लासिकल का, तो क्लासिकल जो रहता है सिवियरिटी के बेसिस पे टू टाइप का होता है। एक होता है सॉल्ट वेस्टिंग और दूसरा होता है सिंपल वेरिलाइजिंग। सिंपल वेरिलाइजिंग। अब जैसा हम पढ़ रहे हैं कि 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गई, तो होगा क्या, 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गई तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसिस नहीं होगा। अब जो सारा का सारा सिंथेसिस होगा वो सेक्स स्टेरॉइड का सिंथेसिस होगा। तो इसकी वजह से होता क्या है, अब हम देखेंगे इसकी वजह से 21 हाइड्रोक्सिलेज अगर डेफिशिएंसी है तो यूजुअली क्या होता है कि जो ज़्यादा कॉमनली ये देखा गया है कि कॉर्टिसोल का सिंथेसिस नहीं होता है। तो अगर सिर्फ कॉर्टिसोल का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, अगर कॉर्टिसोल नहीं बन रहा है प्लस अब एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी नहीं बन रहा है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम होता है बीपी को मेंटेन करना, और दूसरा जो बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है वो सब चीज़ें जो रहता है वो सब कराता है। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हम पढ़ रहे थे।
तो अगर बाय चांस अगर सॉल्ट वेस्टिंग में होता क्या है कि इतना सीवियर होता है कि ये दोनों पाथवे जो रहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों का पाथवे बंद हो जाता है। तो दोनों पाथवे बंद हो जाएगा तो कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा और एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, अब बिना ट्रीटमेंट के पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, बीपी जो है लो हो जाएगा, वॉमिटिंग होगा, शॉक होगा, कोमा और डेथ हो जाती है। तो एल्डोस्टेरॉन जो रहता है बेसिकली करता क्या है, बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी बढ़ाता है। तो इसके इसलिए इसको सॉल्ट वेस्टिंग बोलते हैं। जबकि सिंपल वेरिलाइजिंग में क्या होता है कि इसमें जो एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है, तो इस वजह से होता क्या है कि सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस नहीं होगी, बट जो एक्सेस एंड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, अब एंड्रोजन ज़्यादा है, तो अगर फीमेल में एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एंड्रोजन ज़्यादा है अगर फीमेल में ज़्यादा होगा एंड्रोजन, तो एम्बिगुअस जेनेटेलिया होगा, एम्बिगुअस जेनेटेलिया हो जाएगा। जबकि अगर मेल में अगर एंड्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेल में अगर ज़्यादा होगा तो मेल को अर्ली प्यूबर्टी हिट करेगी। तो ये चीज़ होता है 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी में। अब नॉन क्लासिकल जो रहता है वो एडल्ट में होता है, वो भी ऐसा ही होता है, बट ये मोर कॉमन होता है क्योंकि अब ये वाले तो ज़्यादा बचते नहीं हैं, अब जो बचते हैं यही बचते हैं, तो ज़्यादा कॉमन यही दिखता है, नॉन क्लासिकल वाला। तो ये वाला ज़्यादा डायग्नोज़्ड होता है लेट एडल्टहुड में। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत जो एंजाइम रहता है जिसकी वजह से सीवियरिटी कम हो जाती है। तो इसमें सॉल्ट वेस्टिंग वाला चीज़ नहीं होगा, सिर्फ कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी और विरलाइजेशन होगा। तो होता क्या है कि अब अगर आदमी है, अब आदमी में एंड्रोजन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसका पेनिस बड़ा हो जाएगा। तो पेनिस एनलार्ज्ड रहेगा और बाल्डनेस रहेगा, सर के बाल झड़ जाते हैं। अगर विमेन में अगर ज़्यादा होगा, तो ऐसे केसेस में विमेन को क्या होगा, एक्ने होता है, एक्सेसिव फेशियल हेयर होते हैं, चेहरे पे बाल बहुत रहेगा और बालों पे भी बाल बहुत रहेगा। इसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। और जो अगर किसी बच्चे में अगर ये हो रहा है, तो प्यूबर्टी जल्दी होती है। तो ये सब चीज़ें एडल्टहुड में प्रॉब्लम आती है। फिर हम जो रहता है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि 17 OH प्रोजेस्टेरॉन, अब ये इस पाथवे को यहाँ पे अगर हमने ब्लॉक कर दिया 21 हाइड्रो, तो क्या चीज़ बढ़ रहा है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है ये बढ़ने लगता है। तो इसी को हम चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। अगर लेटर लाइफ में अगर या बच्चों की स्क्रीनिंग की बात करें, अगर कोई न्यूबॉर्न स्क्रीन प्रोग्राम अगर हमें करना है और जो बच्चों को डिटेक्ट करना है, तो हम यूजुअली इसी को डिटेक्ट करते हैं, 17 OH P, दैट इज 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा हमारे पास ऑप्शंस रहता है जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग से भी हम कर सकते हैं। और उसको बाद में अगर हमें कंफर्म करना है तो ACTH स्टिमुलेशन से कंफर्म कर सकते हैं। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल वाला जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे 3 चीज़ें बनती हैं। तीनों जो GFR से प्रोडक्शन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से ही होता है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से क्या बना, प्रेग्नेलॉन। अब प्रेग्नेलॉन से बना 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलॉन। तो ये जो पाथ है, ये वाला, इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड दोनों का प्रोडक्शन नहीं होगा और सारा का सारा जो होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरफ पाथवे चला जाएगा, एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन होगा। तो एल्डोस्टेरॉन का जब प्रोडक्शन होगा तो इससे पेशेंट को क्या होगा, हाइपरटेंशन। एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है, बीपी बढ़ाता है, हाइपरटेंशन होगा, और दूसरा क्या करता है, पोटेशियम का लॉस कराएगा, तो हाइपोकैलिमिया, तो हाइपोकैलिमिया होगा। फिर अब इसमें होगा क्या कि ये जब स्टेरॉइड हार्मोन सेक्स स्टेरॉइड नहीं बन रहा है पेशेंट को, तो जो मेल पेशेंट होगा, अगर हम मेल पेशेंट की बात, अगर कोई 46XY से बॉर्न हुआ है, अगर मेल पेशेंट होगा, तो उसमें एंड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, अंडर विरिलाइजेशन, अंडर विरिलाइजेशन होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, यही अगर फीमेल है 46XX, तो इस केस में क्या होगा, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, प्यूबर्टी पे तो सेकेंडरी सेक्सुअल एब्सेंट होंगे फीमेल में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा कि जो ये हो गया 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, तो इसमें इंपॉर्टेंट रहा कि जो भी है वो एल्डोस्टेरॉन में चेंज हो जाता है। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक तो ये हो गया, और इसमें जो बेसिकली जो मेल का है, तो मेल में हमने देखा मेल में क्या हो रहा है, मेल में अंडर विलेराइजेशन होगा, क्योंकि जो मेल में
टेस्टोस्टेरोन है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से अंडर विरिलाइजेशन होगा। जबकि फीमेल में क्या होगा, फीमेल में प्यूबर्टी या सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो लेट डेवलप करेंगे। बाकी अब बात करें दूसरे एंजाइम का, तो दूसरा होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो रहता है वो ये वाला पाथवे है, इसको ब्लॉक करता है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो होगा क्या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज से, तो कॉर्टिसोल का सिंथेसिस नहीं होगा और बॉडी में 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल बढ़ने लगेगा। यही सेम 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का इफेक्ट जो है मीटायरोपॉन जो ड्रग होता है वो भी इसी एंजाइम को ब्लॉक करता है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये टेस्ट में भी यूज करते हैं, 11 डी ऑक्सी कॉर्टिसोल मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जब एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो इससे होगा क्या कि अगर कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा तो एंड्रोजन, कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल जो होता है नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक किसको देता है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है कि एसीटीएच ना बने। तो एसीटीएच अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव फीडबैक है वो लॉस हो गया। अब वहां से उसको लगेगा कि कॉर्टिसोल नहीं है एड्रिनल ग्लैंड में, तो एसीटीएच और आएगा और एसीटीएच और आएगा तो ये पाथवे और ज्यादा चलता रहेगा। तो और ज्यादा चलता रहेगा तो इससे क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा। ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा तो एंड्रोजन जो है ज्यादा बनेंगे और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, हाइपरटेंशन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा बनेगा तो हाइपरटेंशन होगा और इसका ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एंड्रोजन ज़्यादा होंगे। एंड्रोजन ज़्यादा हो गया तो कोई जो फीमेल होगी उसमें क्या हो जाएगा, विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, पौरुषीकरण। मतलब कोई फीमेल जो है आदमी में चेंज होने लगती है, आदमी के फीचर्स आने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं विरिलाइजेशन। तो ये होने लगेगा, ये चीज़ होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह ही मीट टायरो कौन वाला जो मैंने आपको बताया वो होता है 11 बीटा हाइड्रो। फिर तीसरा जो रहता है एंजाइम डेफिशिएंसी, वो होता है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज। तो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ये वाला पाथवे ब्लॉक करता है। तो ये पाथवे क्या होता है, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड पाथवे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3 बीटा HSDB बोलते हैं। अब इसमें 3 याद रखना है, तो इसमें 3 का मतलब है कि तीनों पाथवे जो है ब्लॉक हो गए। अब यहाँ से ये जो है प्रोजेस्टेरॉन का पाथवे इधर से ये ब्लॉक हो गया और ये इधर से ब्लॉक हो गया, तो तीनों पाथवे ब्लॉक हो गए। अब थोड़ा बहुत जो है यहाँ से बन रहा है, तो हल्का-फुल्का जो ये पाथवे जो है उतना नहीं चलता है, बेसिकली ये वाला पाथवे ही चलता है। तो अब ये तीनों पाथवे ब्लॉक हो गए, एड्रेनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड तीनों बनना बंद हो गए। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही सीवियर फॉर्म है सीएएच का। और इसमें होता क्या है, बचपन में ही इन्फेंसी के टाइम पे सॉल्ट वेस्टिंग होने लगता है। बट अब ये पाथवे चल रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, विरिलाइजेशन हो जाता है। जो फीमेल रहती है, जब कोई फीमेल है, अब उसमें एंड्रोजन है ये सब नहीं है, तो होगा क्या कि उसका विरिलाइजेशन हो जाएगा। बट वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि बहुत अच्छे से हो। तो जो मेल पेशेंट है, क्योंकि ये पार्शियल बन रहा है ना, तो जो मेल पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट मस्कुलाइजेशन। मस्कुलनाइजेशन जो होगा इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ये बन रहा है तो इस इनकम्प्लीट मस्कुलनाइजेशन होगा। तो ये हो गया। अब बात करें कुछ और डेफिशिएंसी जो इससे रिलेटेड होती हैं, जो कि 46XY या जो बोले कि मेल्स में होती हैं। तो एक होता है 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज। 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज क्या होता है, जो स्टेरॉइड पाथवे है ये वाला 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड, ये काम करता है 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। तो इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो होगा क्या, जो एंड्रोस्टीन डायन है वो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस डेफिशिएंसी की वजह से टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जब अगर फीमेल है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मेल है तो मेल में क्या होगा, एम्बिगुअस जेनेटेलिया। उनमें टेस्टिस तो होगा, नॉर्मल उल्फिन स्ट्रक्चर भी होगा, बट एक्सटर्नल जेनेटेलिया कैसा दिखेगा, फीमेल की तरह या एम्बिगुअस होगा। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जब वो प्यूबर्टी के टाइम जाते हैं, प्यूबर्टी के टाइम एलएच की वजह से टेस्टोस्टेरोन का एक बार सर्ज होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत विरिलाइजेशन हो सकता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम
रहती है। फिर दूसरा जो डेफिशिएंसी होगा, अब टेस्टोस्टेरोन जो रहता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में चेंज होता है, वो किसकी मदद से होता है? 5 अल्फा रिडक्टेज से की मदद से होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में चेंज हो रहा है 5 अल्फा रिडक्टेज। अब 5 अल्फा रिडक्टेज जो रहता है, ये जब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है तो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया को बनाता है। जितना भी हमें एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया बाहर से दिखता है वो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मिलता है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से अगर कोई मेल है, अगर मेल में अगर 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी तो उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप नहीं करेगा। तो डेवलप नहीं करेगा तो या तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया की तरह होगा या तो फीमेल जेनेटिलिया की तरह दिखेगा। तो फिर ये चीज़ सॉल्व कब होती है? मैंने बताया कि प्यूबर्टी के टाइम पे एक बार सर्ज होता है टेस्टोस्टेरोन का, तो जिसकी वजह से विरिलाइजेशन हो सकता है। तो प्यूबर्टी से पहले जो था वो अंडर डेवलप रहेगा, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे ये ठीक हो सकता है। फिर अब हम देख रहे हैं कि सारा चीज़ जो है कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। तो अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो कोलेस्ट्रॉल में ही हो जाए, उसकी सिंथेसिस ही ना हो, तो वो होती है, एक एंजाइम होता है 7 डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7 डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज। तो अगर इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो होगा क्या कि पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं स्मिथ लैमली ऑपिज सिंड्रोम। स्मिथ लैमली ऑपिस सिंड्रोम या एसएलओ, स्लो स्लो सिंड्रोम हो गया। तो जो स्लो सिंड्रोम होगा या स्लॉस हो गया, तो इसमें क्या होगा? जो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो एंजाइम होगा वो नहीं बनेगा। अब कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा? इससे सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। तो इसकी वजह से जो मेल होगा उसमें अंडर विरिलाइजेशन हो जाता है और साथ में और सारे कंजेनिटल एनोमली हो जाती है। फिर अगला होता है स्टार डेफिशिएंसी। स्टार डेफिशिएंसी क्या होता है? स्टार डेफिशिएंसी जो रहता है, इसको बोलते हैं लिपोइड सीएएच या लिपोइड कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसमें होता क्या है कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है स्टेरॉइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन या स्टार प्रोटीन। स्टार प्रोटीन होता है स्टेरॉइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन। ये करता क्या है? कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यही फर्स्ट स्टेप होता है स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस का। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो जितने भी एड्रिनल के अलावा जो गोनाड में भी स्टेरॉइड्स हैं, वहाँ से कोई भी कहीं भी कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग क्या हो जाएगा? सॉल्ट वेस्टिंग हो जाएगा और स्टेरॉइड रहेगा ही नहीं तो एंड्रोजन नहीं होगा, जिसकी वजह से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों में ही। तो ये होता है स्टार डेफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कॉर्टिसोल कस के निकलता है, इसलिए इसको कसिंग सिंड्रोम या कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हाइपर प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोल का, एक्सेस प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। दूसरा हाइपरटेंशन होता है और तीसरा क्या होगा? मसल वेस्टिंग होगा। मसल वेस्टिंग होगा तो जो पेल्विक फ्लोर होगा वो वीक हो जाएगा। अब पेल्विक फ्लोर वीक हो जाएगा तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिस्क बढ़ जाएगा। अब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो जीयू पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वजह से ग्लाइकोसूरिया होगा और पेशेंट को ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगी। और अगर हाइपरटेंशन होगा तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? जो किडनी है वो खराब हो सकती है और पेशेंट को सीकेडी डेवलप हो सकता है। तो ये सब जीयू चेंजेस होते हैं। फिर कॉर्टिसोल अगर बढ़ता है तो क्या होता है? ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, तो इसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर ये हाइपर कैल्सियूरिया कॉज कराएगा। हाइपर कैल्सियूरिया होगा तो पेशेंट को क्या होगा? नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन बनता है। फिर ये जो जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच जो पाथवे होता है उसको सप्रेस कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोगोनेडिज्म और पेशेंट को ईडी डेवलप हो जाता है और लिबिडो जो रहता है डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहला हम जीयू पे अगर कॉर्टिसोल का इफेक्ट पड़े तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? सीकेडी। फिर दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा? डायूरेसिस। अब कॉर्टिसोल जो बढ़ा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग की वजह से पेल्विक फ्लोर वीक हो जाती है और पेशेंट जो रहेगा उसको इनकॉन्टिनेंस का रिस्क बढ़ जाएगा। फिर तीसरा इम्यूनो सप्रेशन की तरह ये काम करता है तो जिससे यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। फिर
ये हाइपरकैल्सियूरिया कॉज़ कराएगा जिससे स्टोन का फॉर्मेशन होगा। और फिर जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच के पाथवे को सप्रेस कर देता है जिससे कि हाइपोगोनाडिज्म होता है और पेशेंट को ईडी डेवलप कर जाता है और लिबिडो कम हो जाता है। फिर हम बात करें एक्सेस एल्डोस्टेरॉन का, तो जो एक्सेस एल्डोस्टेरॉन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और कॉन सिंड्रोम। तो इससे होगा क्या कि जो किडनी है वो सोडियम को ज़्यादा रिटेन करेगी और पोटेशियम को लॉस होगा। अब पोटेशियम का लॉस होगा तो डेट्रूसर का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। डेट्रूसर एक मसल है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? पोटेशियम। फिर पेशेंट को जो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है और वो प्रेजेंट करेगा पॉलीयूरिया और नॉक्टियूरिया की तरह। और फिर तीसरा जो होता है एल्डोस्टेरोन हाइपरटेंशन कॉज कराएगा जिसकी वजह से नेफ्रोपैथी हो जाती है। तो जीयू सिम्टम्स जो इसकी वजह से होगा वो होगा नॉक्टियूरिया, पॉलीयूरिया और सेक्सुअल डिसफंक्शन। अब कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के बारे में बात करें तो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी अगर होगी तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा और एसीटीएच बढ़ता रहेगा। तो सारा साइकिल किधर शिफ्ट हो जाएगा? एंड्रोजन एक्सिस की तरफ। अब एंड्रोजन एक्सिस की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगा तो अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसमें क्या होगा? विरिलाइजेशन हो जाएगा। अब विरिलाइजेशन की वजह से एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। फिर अगर वही मेल अगर चाइल्ड है तो मेल चाइल्ड में क्या होगा? प्यूबर्टी उसकी जल्दी आ जाएगी और कई बार उसको टेस्टिकुलर एड्रिनल रेस्ट ट्यूमर हो जाता है। उसकी पेनाइल जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है और हाई चांसेस है कि वो इनफर्टाइल हो जाए बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। जबकि फीमेल में क्या होगा? यूरोजेनाइटल साइनस परसिस्टेंस रह जाएगा और क्लिटरोमेगैली और लेबियल फ्यूजन हो जाता है। तो यूरोजेनाइटल साइनस परसिस्टेंट रह जाएगा और क्लिटरोमेगैली और लेबियल फ्यूजन अगर ऐसा हो रहा है तो ये जेनेटिकली फीमेल है। फिर अब कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में सारा चीज जो है उसमें मैंने जैसे बताया था क्लासिकल नॉन क्लासिकल। तो जो अगर क्लासिकल में एक सॉल्ट वेस्टिंग टाइप का होता है, इसमें पेशेंट को क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा और रीनल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। फिर देयर इज अ रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर एड्रिनल रेस्ट ट्यूमर आर टार्ट। टार्ट क्या होता है? इसके टार्ट जो रहेगा इसमें टेस्टिस में छोटे छोटे ट्यूमर हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा का, तो फियोक्रोमोसाइटोमा अगर एक्सेस रहेगा तो क्या कॉज कराएगा? हाइपरटेंशन। और ब्लैडर में अगर फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो मिक्चुरेशन इंड्यूस क्राइसिस हो सकता है। तो अगर हम बात करें ब्लैडर फियोक्रोमोसाइटोमा का तो ट्यूमर जो रहता है कैटेकोलामीन रिलीज होगा ऑन वॉइडिंग। अब जब वॉइडिंग पे कैटेकोलामीन रिलीज होगा तो इससे क्या होगा? हेडेक, फ्लशिंग और सिंकोप। उसको चक्कर आएगा, सर दर्द होगा और बेहोश होकर गिर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा? इस्कीमिया, जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन अफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट होता है फियोक्रोमोसाइटोमा का। फिर अब एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा का, तो इसमें क्या होता है? मिक्स्ड स्टेरॉइड बनते हैं जैसे कि एंड्रोजन ज़्यादा बनेगा तो विरिलाइजेशन हो जाएगा मेन में, एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा तो फेमिनाइजेशन हो जाएगा मेन में, और अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो कुशिंग लाइक फीचर हो जाएंगे। तो होता क्या है एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा में? इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं और ट्यूमर का जो मास होता है दे कैन कॉज लोकल इन्वेजन जिसकी वजह से हिमेचूरिया और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। ये सब जीयू चेंजेस हैं। फिर अगर एक्टोपिक एसीटीएस प्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है रैपिडली जिसकी वजह से हाइपोकैलिमिया हो सकता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब हाइपोकैलिमिया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा तो क्या होगा? रीनल ट्यूबुलर फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा जिसकी वजह से रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन हो जाता है और पेशेंट को पॉलीयूरिया और हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस हो जाती है। तो हम अगर समरी में देखें कि जो एड्रिनल की वजह से जियो सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है तो पहला कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अगर बढ़ेगा तो स्टोन बनेगा, इन्फेक्शन होगा और मसल एट्रोफी हो जाएगी। मसल एट्रोफी होगी तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस और हाइपोवेनेडिज्म का रिस्क रहता है। फिर अगर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो हाइपोकैलिमिया होगा। हाइपोकैलिमिया ज़्यादा होगा तो डेटूसर काम नहीं करेगा, डेटूसर अंडर एक्टिविटी होगा और इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें पॉलीयूरिया और हाइपरटेंशन होगा। फिर अगर एंड्रोजन अगर ज़्यादा है जो कि मिलता है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में और एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर में, तो उसमें फिर विरलाइजेशन हो सकता है और एम्बिगुअस जेनेटेलिया हो सकता है और टार्ट की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। फिर एस्ट्रोजन जो रहता है एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर में बढ़ जाता है, इसकी वजह से फेमिनाइजेशन हो सकता है और टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है। कैटाकोलामीन्स जो अगर बढ़ेंगे तो ब्लैडर इंड्यूस हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है और रीनल वैसो स्पाज्म हो सकता है। इसलिए इस सब का क्लिनिकल फ़ायदा क्या है कि अगर एड्रिनल इंसिडेंटलोमा हो रहा है, तो उसमें एंडोक्राइन वर्कअप
ज़रूरी होता है कराना टू रूल आउट द फंक्शनल रीज़न। अगर किसी को एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो उसमें हमें जीओ साइन से रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए प्रॉब्लम को और अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए। फिर सर्जिकल अप्रोच जो है एड्रेनल ट्यूमर में लैप्रोस्कोपी वर्सेस ओपन इस फंक्शनल स्टेटस के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। पेरी ऑपरेटिव स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट जो रहता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कॉर्टिसोल सप्रेसिव ट्यूमर है तो। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है तो ऐसे केसेस में मल्टीडिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत पड़ती है।